तो सभी मेरे इस भावी शिक्षक का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। किराया क्रय पद्धति क्या होती है और ये किस तरह से अलग होती है आपकी सेल्स से, नगद सेल या उधार सेल से किस तरह से अलग होती है? तो ये डिफरेंस देखा था उधार सेल में और किराया क्रय पद्धति में डिफरेंस क्या होता है? इसमें कौन-कौन से पक्ष होते हैं? तो ये सारी बातें हमने लास्ट अपनी क्लास में कर ली थी। फिर आज क्या करने वाले हैं हम? आज करने वाले हैं हम कि अगर किराया क्रय पद्धति में हम लेखे करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो किस तरह से हम अकाउंटिंग करेंगे? वो आज हम देखेंगे, किस तरह के अकाउंट मेंटेन होंगे और आपकी जनरल लेखिए मतलब जर्नल एंट्रीज़ किस तरह से पास की जाती हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और क्योंकि आपको पता है ज़्यादा इसमें चैप्टर दिए नहीं हैं ग्रेजुएशन लेवल के, आपके 2-3 ही चैप्टर हैं, इसके बाद आपका बच जाता है विभागीय खाते, डिपार्टमेंटल अकाउंट बच जाता है और यहाँ पर आपका ये अकाउंटेंसी पूरा हो जाएगा। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आपका कोई लॉस नहीं होता है, बल्कि हमारी जो कॉमर्स कम्युनिटी है वो कहीं न कहीं सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है। तो आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को और आज की क्लास में सबसे पहले देखते हैं किराया क्रय पद्धति के संबंध में लेखे किस तरह से किए जाते हैं। तो देखिए लेखा करने के लिए यहाँ पर 2 तरह की बातें हो सकती हैं। इसके संबंध में ऐसा भी हो सकता है कि जब हम लेखा करें तो जो हमारा माल है वो अधिक मूल्य का माल हो, तो उसके संबंध में लेखे कैसे होते हैं? और दूसरा कम मूल्य का माल हो, तो उस दशा में हमारे लेखे कैसे होते हैं? ये हम आज डिस्कस करते हैं। तो पहले देखते हैं अधिमूल्य के माल। अगर अधिमूल्य माल है, हमारा ज़्यादा मूल्य का माल है, तो उसका लेखा कैसा होता है? तो देखिए इसके लिए क्या कहा जाता है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गणना तालिका बना लेते हैं, कैलकुलेशन टेबल बना लेते हैं। एक हम कैलकुलेशन टेबल तैयार करते हैं। तो इस टैबुलेशन में क्या करते हैं हम, इसमें हम तैयार करते हैं प्रत्येक किस्त पर दी जाने वाली धनराशि में मूलधन, प्रिंसिपल वैल्यू, मूलधन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू। और इसमें हम अलग निकाल लेते हैं इसका इंटरेस्ट मतलब ब्याज की धनराशि अलग कर लेते हैं कि ब्याज कितना दिया जा रहा है और प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया जा रहा है। उसके बाद क्या करते हैं फिर जो किराया क्रेता होता है और किराया विक्रेता होता है, तब वो अपनी पुस्तकों में लेखा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम 2000 रुपए की किस्त दे रहे हैं या 20,000 रुपए की किस्त दे रहे हैं, तो इसमें से हम ये निकालेंगे कि मूल लागत क्या है 18,000 और 2,000 2000 क्या है हमारी 2000 हमारा इंटरेस्ट है। तो पहला काम हम ये करते हैं इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में हम अलग-अलग हर किस्त का निकाल लेते हैं कि हर किस्त में कितना तो मूलधन है, मूलधन मतलब कितना तो प्रिंसिपल अमाउंट है कितना प्रिंसिपल है और कितनी इसमें इंटरेस्ट है। ये निकालने के बाद तब हम लेखे करते हैं। तो लेखे किस तरह से करेंगे? पहले बात कर लेते हैं किराया क्रेता की पुस्तकों में लेखे। किराया क्रेता कौन होता है? अगर आपने लास्ट क्लास देखी थी, तो आपको अच्छे से पता होगा। किराया क्रेता होता है क्रेता। कौन होता है? क्रेता मतलब बायर, जो गुड्स को खरीदता है और उसको क्या बोलते हैं? परचेज़र कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम उसको? परचेज़र कहते हैं। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं, परचेज़र अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा? देखिए, आई होप आपको ये तो क्लियर ही होगा। जब आपने अपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा, जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं, तो क्या एंट्री बनाते हैं? कोई एसेट खरीदते हैं, तब क्या एंट्री बनाते हैं? उस एसेट का पेमेंट करते हैं, तो क्या एंट्री बनाते हैं? अगर किसी को हम ड्यू करते हैं पैसा किसी को देने वाला, तब क्या एंट्री बनाते हैं? और जब ड्यू करी हुई राशि को उस बंदे को देंगे, उस पर्सन को देंगे, क्या राशि बनाते हैं? और अगर हमारा कोई खर्चा होता है, तब क्या एंट्री बनाते हैं? और जब उस खर्चे को हम प्रॉफिट एंड लॉस में अ, एडजस्ट करते हैं, क्लोज़ करते हैं, तब क्या एंट्री बनाते हैं? तो ये सब आप अपनी बेसिक क्लासों में पढ़कर आए होंगे। अगर आप पढ़कर आए हैं तो बहुत अच्छा। आज का आपको समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएगा और यदि आप उन क्लासेस को समझ कर नहीं आए हैं, तो थोड़ी-सी आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ नया हो रहा है। लेकिन मुश्किल तो लगेगा,
बट नामुमकिन नहीं होगा कि आपको नहीं समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा। आप समझ जाएँगे और आप इसको करने लगेंगे, तो ध्यान से आपको ये समझना है। तो अगर पहली विधि की बात करें, पहली विधि की अगर बात करें, तो इस पहली विधि में क्या करते हैं हम, इसमें किराया क्रेता की पुस्तकों में लेके हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले वे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, जब कोई यदि कोई ठहराव होता है, ठहराव मतलब एग्रीमेंट होता है, तो किराया क्रय ठहराव पर हस्ताक्षर करते समय जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो, तो उसके करते समय किराया क्रेता किराया विक्रेता को कुछ नगद धनराशि का भुगतान करता है तो नगद भुगतान की धनराशि से संपत्ति खाते को तो हम डेबिट करेंगे और रोकड़ या बैंक खाते को हम क्रेडिट करते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि 2 बंदे हैं, एक तरफ ए है और एक तरफ है आपका बी। अब देखिए यहाँ पर ए कौन है? हम ए को कहते हैं ये है क्रेता। ए कौन को क्या है? क्रेता है, ये संपत्ति खरीद रहा है और बेच कौन रहा है? विक्रेता कौन है? तो विक्रेता होगा आपका बी। तो बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका विक्रेता। ये वस्तु को बेच रहा है। किसको बेच रहा है ये? संपत्ति बेच रहा है। अब आपको ये तो पता ही होगा, जब आपने डेप्रिसिएशन का भी चैप्टर करा होगा, डेप्रिसिएशन की तैयारी करी होगी, तो आपने वहाँ पर देखा होगा, आप जब कोई एसेट परचेज़ करते हैं, तो उस एसेट का क्या अकाउंट बनाते हैं? उस एसेट को परचेज़ करने पर अगर ये आप सिंपल समझिए यार, कि अगर कोई आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, कोई एसेट खरीद रहे हैं, तो आप क्या एंट्री पास करोगे? भाई देखिए, जो भी एसेट आप खरीदोगे उसको तो आप डेबिट करोगे, क्यों? क्योंकि एसेट अकाउंट कौन-सा होता है आपका? ये रियल अकाउंट होता है, ठीक है? और रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? रियल अकाउंट का रूल होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट मतलब आने वाली आने वाली चीज़ को हम क्या करते हैं, जो आती है उसको हम डेबिट करते हैं। तो वही रूल है यहाँ पर, एसेट को हम क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं, क्यों? हमारे बिज़नेस में एसेट आ रही है और बदले में क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, हम पेमेंट दे रहे हैं, तो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। कैश भी किस में आता है आपका? रियल अकाउंट ही होता है। ये अगर अकाउंट के टाइप की बात करें, तो इसमें क्या हो जाएगा? व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट। इसमें क्या रूल लग जाएगा? व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट मतलब जो जाता है बिज़नेस से उसको क्या कर देते हैं? उस माल को क्रेडिट कर देते हैं। तो ये सिंपल एंट्री बना देते हैं हम किसके यहाँ पर? क्रेता के यहाँ। तो हम ए के यहाँ पर एंट्री पास कर देंगे, अगर एसेट हम खरीदते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट खरीद रहे हैं और जो भी पैसा दे रहे हैं वो क्रेडिट। लेकिन आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? इस धनराशि में ब्याज शामिल नहीं होता है। आप याद रखना, यहाँ पर ब्याज शामिल नहीं होता है। यह अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय नगद भुगतान नहीं किया जाता है, फिर ये एंट्री पास नहीं होगी। आपको ये भी याद रखना है, अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं और उस समय कुछ पैसा दे रहे हैं, तब ये एंट्री होनी है। अगर आप कुछ पैसा ही नहीं दे रहे एग्रीमेंट करते हुए, तो ये एंट्री नहीं होगी। ये आपको याद रखना है। दूसरा देखते हैं और आगे देखते हैं, ये तो हो गया जब हम एग्रीमेंट करते वक़्त पैसा देते हैं तब एंट्री। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, जब अन्य किस्तों के देय होने पर, जब हमारी किस्त देय हो जाएँगी, वक़्त आ जाएगा, समय आ जाएगा उन किस्तों का देने का, तो किस्तों की धनराशि को 2 भागों में हम बाँट लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था। एक तरफ कर लेते हैं कि उस संपत्ति की मूल राशि क्या है, मूल धनराशि, जिसको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एसेट कहते हैं। और दूसरी तरफ उसमें ब्याज जो शामिल है, उसको उस ब्याज की धनराशि को अलग कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, संपत्ति को तो मूल धनराशि जो संपत्ति की मूल धनराशि है, उसको संपत्ति के खाते को डेबिट करेंगे और ब्याज की धनराशि को ब्याज खाते को हम डेबिट करेंगे और किस्तों की जो पूरी राशि होगी, उसको हम किराया विक्रेता खाते को क्रेडिट करेंगे। अब समझिए ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, पहले एंट्री देख लीजिए। देखिए, ये मैंने बताया था कि मान लेते हैं आपने ₹25,000 की किस्त दी, ₹25,000 की किस्त दी। अब इस ₹25,000 में देखिए हो सकता है 22,000 तो हो मशीन की वैल्यू, 22,000 क्या हो? धनराशि हो, वैल्यू हो और बची क्या? ₹3,000 बचे। ₹3,000 क्या है? ये आपका ब्याज है, ठीक है? तो आप इनको पहले अलग-अलग करेंगे। अब आप समझिए, जब आप मशीन को खरीदते हैं, तो मशीन अकाउंट डेबिट करते हैं, तो 22,000 से तो आप कर देंगे मशीन अकाउंट डेबिट, ₹22,000 से तो मशीन अकाउंट डेबिट कर देंगे और ब्याज जो आप दे रहे हैं, ये क्या है? ये आपका रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है? मतलब बार-बार होता है, ये कैपिटल नेचर का नहीं है।
आप इसको भी डेबिट करेंगे, ये क्या है? एक्सपेंस है और एक्सपेंस को आप क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इस एक्सपेंस को भी आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे और टोटल ये पैसा किसको देंगे आप? ये देंगे टोटल हायर वेंडर अकाउंट को। मतलब जो विक्रेता होता है, जो माल को बेचने वाला होता है, उसके नाम में हम यहाँ पर 25,000 रुपए लिख देते हैं। ठीक है? ये होती है ड्यू करने की। ये क्या है? इंस्टॉलमेंट की राशि हमने ड्यू कर दी है। लेकिन यह प्रविष्टि किसके देय होने पर ही की जाती है, ये आपको याद रखना है। अभी पैसा दिया नहीं है, अभी तो ड्यू किया है, चड्डू किया है कि हाँ भी उसका देना है। ठीक है? उसका देना है, कितना पैसा देना है? 25,000 रुपए देने हैं। 25,000 में क्या है? 22,000 रुपए की तो है आपकी एसेट और 3,000 रुपए का है आपका इंटरेस्ट। इसलिए आपने ये आपका नॉमिनल अकाउंट था। ये कौन-सा अकाउंट था? नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं, तो इसको डेबिट कर दिया। एसेट क्या है आपका? रियल अकाउंट और रियल अकाउंट में हम क्या करते हैं? जो भी जब संपत्ति हमारी आती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो ये व्हाट कम्स इन डेबिट था। आ रही थी संपत्ति तो इसको डेबिट कर दिया। वेंडर क्या है यहाँ पर? वेंडर है एक पर्सन। वेंडर क्या है? पर्सन और इसको देना है, क्रेडिट कर रहे हैं इसको, तो इसको पैसा देना है तो इसको क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी है। ये हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी को क्या करते हैं? लायबिलिटी आपको याद रखना हमेशा क्रेडिट होती है और एसेट क्या होती है हमारी? डेबिट होती है, ठीक है? तो लायबिलिटी होगी ये हमारी, ये हो गया हमारा क्रेडिट। तो ये क्या कर लिया हमने? ड्यू कर लिया, दे कर लिया है अभी किस्त, लेकिन किस्त दी नहीं है, अभी दे होने पर किस्त लिखी है। चलो तो पेमेंट करते हैं किस्त का। अब जब किस्त का पेमेंट करेंगे, तो जिस पर्सन को हम पेमेंट कर रहे हैं, वो पर्सन क्या है? रिसीवर है। वो क्या है? वो रिसीवर है और रिसीवर को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। कौन कहता है ऐसे? ऐसे कहता है आपका पर्सनल अकाउंट। कौन कहता है? पर्सनल अकाउंट का ये रूल है। क्या रूल है पर्सनल अकाउंट का? कि रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं और इसी का दूसरा क्या रूल है? गिवर। गिवर जो होता है आपका मतलब देने वाला। गिवर मतलब देने वाला। तो देने वाले को क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पाने वाला है ये वेंडर, जो भी पर्सन होगा जिसको आप पैसे दे रहे हो, कितने देने हैं इसको? 25,000 रुपए देने हैं टोटल किस्त के। तो कितना हो जाएगा? इसको डेबिट करेंगे, हायर वेंडर अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये रिसीवर है और रिसीवर मतलब पर्सनल अकाउंट का रूल लग रहा है। दूसरा, क्रेडिट में क्या लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे हम टू कैश या टू बैंक। मतलब यहाँ पर कैश हमारा रियल अकाउंट है और हमारा कैश जा रहा है, तो इसका रूल क्या है? व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट। जो भी जाता है हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर कैश जा रहा है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो आपने देखा, देखिए जब हमने ड्यू किया था, तो हमने क्या किया था ड्यू में? ड्यू में हमने किया था एसेट अकाउंट डेबिट किया था और आपका इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किया था और टू वेंडर अकाउंट किया था। लेकिन अब वेंडर को पैसा दे रहे हैं तो वेंडर को डेबिट करेंगे और टू क्या कर देंगे? कैश कर देंगे। ये आपको याद रखना है, हार्ड नहीं है, ईज़ी है बिल्कुल। अगर आप इसको अपने प्रीवियस ज्ञान से जोड़ें, अगर आप इसको अपने प्रीवियस ज्ञान से जोड़ें, जब आपने अपनी बेसिक तैयारी करी होगी, जैसे आपका 11th और 12th है, उसकी तैयारी करी होगी, तो ये चीज़ें आपको वहाँ भी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं दोबारा कराऊँगा। नाराज़ नहीं होऊँगा, बिल्कुल कराऊँगा। आप जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बताऊँगा और यही बात आप जब शिक्षक बन जाएँगे, तो आपको अपने साथ छात्र और छात्राओं को भी बतानी है। कभी भी नाराज़ नहीं होना, वो कितना भी पूछें। देखिए, जो गलत बात होती है, उस पे आप ज़रूर उनको डाँटें, लेकिन कभी भी उनके पूछने पे डाँटना मत। हमेशा उनको प्यार से बताना और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शिक्षक ज़रूर बनेंगे और वो भी एक अच्छे शिक्षक बनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, प्रत्येक प्रत्येक वर्ष के अंत में किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किराया की गई संपत्ति ह्रास की धनराशि से ह्रास खाता डेबिट और संपत्ति खाता क्रेडिट किया जाता है। भई एक बात बताओ, आप कोई एसेट ले तो आए, आप कोई एसेट ले आए, मतलब आप एक मशीन ले आए। तो एक बात बताइए, जो वो मशीन है, वो टेंजिबल फिक्स एसेट है, क्या उस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? और अगर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो फिर तो आपको डेप्रिसिएशन की भी एंट्री करनी पड़ेगी और वो भी किसके यहाँ? जो एसेट को यूज़ कर रहा है, जो एसेट को अ, एसेट्स को काम में ले रहा है, तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा। अब आप डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करते थे? वही एंट्री आज पास कर दो, काहे टेंशन ले रहे हो आप? व्हाई व्हाई आर यू टेकिंग टेंशन कि ये कुछ हायर हायर परचेज़ सिस्टम है, ये कुछ भी नहीं है।
आप इसको ऐसे ही सोचो डेप्रिसिएशन की जैसे वहाँ एंट्री करते थे, वही एंट्री यहाँ पास कर दो। क्या करते थे? डेप्रिसिएशन को तो करते थे आप डेबिट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। जो हमारी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट होती है, इसकी वैल्यू में जो फॉल आ जाता है, जो कमी आ जाती है, उस कमी को क्या बोलते हैं? उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एक्सपेंस होता है, ये हमारा खर्चा होता है और खर्चे को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। खर्चे को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं एक्सपेंस को हम, तो इसको यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे, जितना भी डेप्रिसिएशन हुआ है। माना हमने 10 लाख 10 लाख की मशीन खरीदी थी और इसका 10% डेप्रिशिएट हो जाता है, तो इसका 10 लाख 10% मतलब आपका 10,000 रुपए हम इसको यहाँ पर डेप्रिशिएट कर देंगे। अच्छा टू एसेट अकाउंट और एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब जल्दी से मुझे आप सोचकर जवाब दीजिए कि डेप्रिसिएशन तो ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या था? हमारा लॉस था, एक्सपेंसेस था और एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, नॉमिनल मतलब कौन से होते हैं ये आपके? नामात्र खाते। कौन से होते हैं? नामात्र खाते, नामात्र खाते होते हैं और इसका रूल क्या होता है कि जो भी एक्सपेंसेस होता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको डेबिट कर दिया है। अब आप मुझे ये बताइए मैंने एसेट को क्रेडिट क्यों किया है यहाँ एसेट अकाउंट? देखिए, एसेट अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ है? देखिए, एसेट को हम जब भी हमारे बिज़नेस में आती है या बिज़नेस में बढ़ती है या इंक्रीज़ होती है, तो हम इसको डेबिट करते हैं। ये आपको पता है, यू नो वेरी वेल। अब उसी को अपोज़िट क्या होता है, अगर हमारी एसेट कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, वैल्यू में कम हो जाती है, तो इसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो समझ गए मैंने आपको क्यों किया है यहाँ? मैं कुछ नया काम नहीं कर रहा हूँ। जो आप पर आता है मैं वही तो काम कर रहा हूँ। बस आज इतना है, आज हमने इसका एक बस ये थोड़ा-सा हो गया था कि हायर परचेज़ सिस्टम कर रहे हैं हम। कुछ नहीं है, वही है जो हम नॉर्मली अकाउंटिंग एंट्री करते हैं और आई होप आपको ये एंट्री बिल्कुल गलत नहीं होंगी। क्योंकि जो हमने पढ़ा है बेसिक वो कहीं गलत थोड़ी ना हो जाएगा हमारा। अगर हमने डेप्रिसिएशन लगाना वहाँ सीख लिया, तो वो यहाँ भी काम आएगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने देख लिया। हमने देख लिया कि पेमेंट करते हैं तब क्या एंट्री करते हैं, किस्त को ड्यू करते हैं तो क्या एंट्री होती है और किस्त को की पैसा देते हैं, किस्त की राशि देते हैं तो क्या एंट्री होती है और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो क्या एंट्री होती है। अब देख लेते हैं, जब हमारी साल पूरी हो जाएगी, तो साल के अंत में जो भी हमारा खर्चा होता था, हम उसको एडजस्ट भी तो करते थे, मतलब उसको ट्रांसफ़र भी तो करते थे। तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, इनको हम क्या कर देते हैं, इनको हम प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बस वो भी एंट्री ऐसी बना लो आप जैसे पहले बनाते थे, क्या करते थे? देखिए, जब आपको खर्चा या कोई भी आपको ब्याज की राशि, कोई भी आपका खर्चा है, आपको उसको ट्रांसफ़र करना है किसमें? प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपको याद होगा जब आप प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट की 2 साइड होती हैं मतलब एक आपकी डेबिट साइड होगी और एक आपकी क्रेडिट साइड होगी। डेबिट साइड में क्या लिखते हैं आप? एक्सपेंस लिखते हैं और इनकम्स जो आपको होती हैं, वो आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब आप एक बात बताइए, आपने इंटरेस्ट दिया तो वो क्या होगा? इंटरेस्ट आपका यहाँ लिखा जाएगा डेबिट साइड में और दूसरा डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो अब आप ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है खर्चे पर, इंटरेस्ट देने पर। तो वही यहाँ पर करना है, प्रॉफिट मतलब लॉस होने पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ इसको डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसके डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे इस अकाउंट को क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है। खर्चा कैसा-कैसा देखिए, खर्चे आपके 2 तरह हैं 2 हैं यहाँ पर, एक तो है इंटरेस्ट, जो आपने हर किस्त में इंटरेस्ट दिया था, एक तो वो इंटरेस्ट आपका खर्चा है, इसलिए आपने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। दूसरा डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पर, ये आपने क्रेडिट किया, क्यों? ये भी तो खर्चा है, तो दोनों ही ये एक्सपेंस है। इन अकाउंट को कह दीजिए आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं या यूँ कह दीजिए क्लोज़ कर रहे हैं इन अकाउंट को। इनको आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है? तो याद रखना, जब तक सभी किस्तों की अदायगी नहीं हो जाती, तो 2 से 5 तक की एंट्री के लेके प्रत्येक वर्ष किए जाते रहेंगे। मतलब जब तक आप पूरी किस्त नहीं देते, जब तक आपका सारा पैसा नहीं चला जाता, तो ये एंट्री बार-बार होती रहेंगी। क्या?
क्या एंट्री होंगी? देखिए, ये होंगी दूसरी एंट्री थी ड्यू करने की, इंस्टॉलमेंट ड्यू करने की, फिर पेमेंट करने की, तो पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी, ठीक है? और जब पेमेंट हो जाएगा, तो पेमेंट के बाद आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे एवरी ईयर, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जाएगी, ठीक है? और डेप्रिसिएशन होने के बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये ट्रांसफ़र करने की भी आपकी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये जो आपकी एंट्री है, इन्हीं को तो कह रहे हैं कि आपका 2, 3, 4, 5 ये 5 चारों एंट्री आपकी हर साल होती चली जाएँगी जब भी आप किस्त को देंगे। तो आगे बढ़ लेते हैं और आगे देखते हैं कि दूसरी मेथड हमारा आखिर क्या था? दूसरे मेथड से हम क्या करेंगे? दूसरे मेथड में ये है कि जब आप कोई अनुबंध करते हो, एग्रीमेंट करते हो और एग्रीमेंट की तिथि पर संपत्ति खाते को कुल रोकड़ मूल्य की धनराशि से डेबिट करते हो, पूरे पैसे से डेबिट करते हो, तो विक्रेता खाते को आप क्रेडिट करोगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि आप टोटल अकाउंट से देखिए वहाँ तो आपने एसेट डेबिट किया था, आपने किया था एसेट अकाउंट को डेबिट किया था और टू कैश कर दिया था जो भी आप नकद दे रहे थे पैसा। आप इसकी जगह ऐसा भी कर सकते हो, कह रहे हैं कि उस तिथि पर आप इस तरह से भी लेके कर सकते हो कि एसेट को तो करो डेबिट, वहाँ भी किया था, लेकिन वहाँ पर आपने यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट किया था, अब कैश अकाउंट क्रेडिट मत करो। किसको दे रहे हो पैसा? हायर वेंडर्स को दे रहे हो। वेंडर मतलब विक्रेता, बेचने वाला। तो अब की बार उसको क्रेडिट करो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये है पाने वाला। यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं हम? एसेट को कर रहे हैं डेबिट और इसको कर रहे हैं हम क्रेडिट क्योंकि यहाँ पैसा नहीं गया अभी देखो यहाँ कैश नहीं लिखा गया अभी पेमेंट नहीं हुआ है अभी एसेट आई है आप इसको ये दिखा रहे हैं उधार परचेज जब आप उधार परचेज करते हो कोई एसेट तो आप क्या एंट्री बनाते थे भाई जब आप फर्नीचर परचेज करते थे उधार तो आपकी एंट्री क्या होती थी आपकी एंट्री पास आप करते थे फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते थे फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू क्या करते थे जो बेचने वाला होता था सेलर होता था उसका नाम लिख देते थे वही तो मैं यहाँ कर रहा हूँ यहाँ क्या कुछ नया हो रहा है? कुछ नहीं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि भई उधार हो रहा है। परचेज़ एसेट जो आ रही है वो उधार आ रही है और जब एसेट उधार आती है तो हम यही तो एंट्री करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट और टू बेचने वाला उस पार्टी का नाम, तो वही हमने यहाँ पर एंट्री कर दी है। उसके बाद यदि किराया समझौते पर हस्ताक्षर के समय कुछ पैसा भी दिया जा रहा है, भुगतान किया जा रहा है पैसे का, तो फिर क्या करेंगे हम? फिर ये वाली एंट्री करेंगे। किसको पैसा दे रहे हैं? हायर वेंडर को दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं? हम उसको दे रहे हैं कैश जो भी दे रहे हैं। तो समझिए बात को, पहले आपने उधार की, जब उधार मतलब क्रेडिट परचेज़ करते हैं, तो उधार की आपने लेखा कर दिया। उधार का उधार का लेखा कर दिया आपने कि उधार खरीदने का, उधार का लेखा मतलब जर्नल एंट्री पास कर दी उधार की, एसेट उधार खरीदने की। फिर उसको कर रहे हो आप पेमेंट मतलब आपको भुगतान कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। जब आप उसको भुगतान कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट का क्या लेखा होगा वो भी आप इसमें कर सकते हैं। पेमेंट का लेखा क्या होगा? तो सिंपल तो है एंट्री दोनों। भई जब हम कोई उधार चीज़ खरीदते हैं तो ये एंट्री करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीद रहे हैं और जब उसको पेमेंट देते हैं तो जिसको पेमेंट दे रहे हैं डेबिट और बैंक। तो क्या ये नया था? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ये ऐसा है नया है, जो आपने ना देखा हो। आगे बढ़ो, मेरे वीरों, मेरे जवानों आगे बढ़ो। प्रत्येक किस्त के देय होने किस्त में सम्मिलित ब्याज की धनराशि ब्याज खाते को डेबिट करेंगे बिल्कुल जैसे अभी हमने पीछे किया था क्या किया था पीछे हमने इंटरेस्ट अकाउंट को तो डेबिट करेंगे और हायर वेंडर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कब कर रहे हैं इंटरेस्ट की राशि हम ड्यू कर रहे हैं इंटरेस्ट की राशि क्या कर रहे हैं हम ड्यू कर रहे हैं जितना पैसा उसको देना है तो ये तो हमने ड्यू किया इंटरेस्ट को ड्यू किया है, ठीक है? कि हम उसको ब्याज कितना देंगे उसको ड्यू किया और उसके बाद जब हम पेमेंट करेंगे, तो किसको पेमेंट कर रहे हैं? हायर वेंडर को तो डेबिट कर दो और कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। तो ये हुए आपके लेखे और प्रत्येक अब आपके एसेट आएगा तो डेप्रिसिएशन होगा तो वही लेगा फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। मैं दोबारा नहीं समझाऊँगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर जब डेप्रिसिएशन लगता है, ह्रास लगता है तो क्या एंट्री होती है? वही तो मैंने करी यहाँ एंट्री। उसके बाद क्या था? जो भी इंटरेस्ट था, डेप्रिसिएशन था, उस सब को क्या कर दिया है? यहाँ पर हमने प्रॉफ़िट एंड लॉस से
ट्रांसफ़र कर दिया, क्लोज़ कर दिया अकाउंट, तो सेम सब कुछ सेम ही तो हुआ है। क्या हुआ है समय? चलो इसको देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए जो प्रथम विधि थी और दूसरी विधि, इसमें क्या अंतर था? इसमें बस इतना ही अंतर था कि हम संपत्ति खाते को प्रत्येक किस्त पर किस्त की धनराशि से डेबिट करते हैं, जबकि दूसरी विधि में हम किराया क्रय समझौता की तिथि पर संपत्ति खाते की संपूर्ण नकद मूल्य की धनराशि से डेबिट किया जाता है। और जब तक सारी किस्त नहीं दी जाती, जब तक 3 से 6 नंबर तक की सारी एंट्री पास होती रहेंगी, ड्यू करने की भी, पेमेंट करने की भी और आपकी इंटरेस्ट को डेप्रिसिएशन लगाने की भी और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की भी सभी एंट्री ऐसी होती रहेंगी। तो ये आपने यहाँ पर फाइनली कर लिया है, क्रेता के यहाँ पर क्या एंट्री होंगी। ठीक है? क्रेता के यहाँ क्रय क्रेता के यहाँ जो गुड्स खरीद रहा है, उसके यहाँ क्या एंट्री पास करेंगे? आपने ये सक्सेसफुली कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर बेचने वाला क्या एंट्री करेगा अपने यहाँ। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये भी आसानी से समझ में आ जाएगी। पहले अगर आपको विक्रेता के समझ में आ गई हैं, क्रेता की एंट्री समझ में आ गई हैं, तो विक्रेता की तो समझ में आ ही जाएँगी। बस कंडीशन यही है कि आपको वो समझ में आ गई हों और यदि आपको वो समझ में नहीं आई हैं, तो एक बार एक काम कीजिए, दोबारा से अपना उसी को देखिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप। तो देखिए जब हम क्या करते हैं, जब पेमेंट मिलेगा हमें, हमारी संपत्ति बिक रही है, हमें पेमेंट मिल रहा है और अगर हमें पेमेंट नहीं मिल रहा, तो हम दूसरी मेथड से अगर लेके करेंगे, दूसरा जो मेथड था तो उसमें क्या करेंगे, हायर परचेज़ को तो कर लेंगे, हायर परचेज़ को क्या कर लेंगे, हायर परचेज़ को कर लेंगे यहाँ पर हम डेबिट। उसको हम क्या कर रहे हैं अपना डेटर्स बना रहे हैं। उसको हम क्या ऐसे जैसे हम उधार बेच रहे हों। पैसा नहीं मिल रहा है तो उसको हम उधार बेच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे हायर परचेज़ अकाउंट डेबिट, हायर परचेज़र मतलब खरीदने वाला, ठीक है? और हायर सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। अच्छा जब उधार सेल करते हो तो क्या एंट्री करते हो? तो जो खरीदने वाला होता है, उस पार्टी को तो हम करते हैं डेबिट। जो आपका परचेज़र होता है, उसको तो करते हैं हम डेबिट और टू क्या करते हैं, टू अपना सेल्स अकाउंट। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है। आप डेबिट कर रहे हो परचेज़र को और सेल्स अकाउंट कर रहे हो क्रेडिट। बस यहाँ नया नाम आ गया, परचेज़र के आगे हायर और सेल्स के आगे हायर, क्योंकि हायर परचेज़ सिस्टम है। तो ये तो हो गई आपकी एंट्री कब? जब आप सोल्ड करते हैं, जब आप गुड्स को बेचते हैं, ठीक है? और कुछ लेखपालक ऐसे भी करते हैं, कुछ अकाउंटेंट कैसे करते हैं कि वो हायर सेल्स अकाउंट की जगह सेल्स अकाउंट पे लिख देते हैं, तो वो भी सही है। आप उसको गलत ना मानें, ठीक है? लेकिन विक्रेता कैश सेल एवं हायर कैश सेल दोनों करता है, तो दोनों प्रकार की बिक्री में अंतर के लिए हायर सेल्स लिखना भी ज़रूरी होता है। आप समझिए, अगर आपने चलो सेल्स ही लिख दिया, आपने हायर सेल नहीं लिखा, तो कैसे पता चलेगा ये उधार बिक्री हो रही है नगद? इसलिए हायर लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है? आगे बढ़ो। जब आप कैश रिसीव्ड करते हैं, जब आपको पैसा मिलेगा तो पैसा आएगा तो डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। परचेज़र दे रहा है तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे और पैसा तो आ गया आप पर। अब क्या है कि जब किस्त की राशि ड्यू होगी तो चड्डू करोगे, ड्यू करोगे तो परचेज़र को करोगे करोगे डेबिट और इंटरेस्ट को करोगे क्रेडिट क्योंकि अब यहाँ पर ये क्या है आपकी आय है, इनकम है। इंटरेस्ट क्या है यहाँ आय है, इनकम है और इनकम नॉमिनल अकाउंट होता है। इसको क्या करते हैं हम क्रेडिट करते हैं। तो ये आपने ड्यू के टाइम पर करोगे और जब पैसा मिलेगा किस्त का, तो अमाउंट जो आ रहा है पैसा डेबिट और जो देने वाला है उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है? किराया बिक्री के वर्ष में जब हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे सेल हुई है, उस सेल को हम कहाँ पहुँचा देते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हायर सेल्स अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे क्योंकि जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, तो आपको याद होगा सेल्स कहाँ पर लिखते थे आप? जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, तो उसमें आपको याद होगा 2 साइड होती थी डेबिट और क्रेडिट। तो जो भी सेल होती थी आप उसको यहाँ लिखते थे बाय सेल्स अकाउंट मतलब कौन-सी साइड में? क्रेडिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट को आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट का क्या होगा? इंटरेस्ट तो आपकी आमदनी या इनकम है, तो इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन-सी एंट्री है? ट्रांसफर की एंट्री।
ठीक है? तो आप इसको और भी अच्छे से क्या कर सकते हैं, आप सेम एंट्री बनाइए। देखिए ड्यू पर दोनों के यहाँ एंट्री बनाओ। जब किस्त ड्यू होती है या इंटरेस्ट ड्यू होता है तो दोनों की यहाँ एंट्री बनाओ। देखो ए कौन है खरीदने वाला, बी कौन है बेचने वाला। तो ए के यहाँ क्या बनेगी, ये इंटरेस्ट को डेबिट करेगा, इंटरेस्ट को डेबिट करेगा क्यों? क्योंकि इसके ये क्या क्या है लो एक्सपेंस है। और ये क्या करेगा बी, बी अपने यहाँ इंटरेस्ट को क्या करेगा क्रेडिट क्यों? इसकी ये इनकम है, इसको ये क्रेडिट करेगा। फिर ए डेबिट किसको करेगा ए किसको क्रेडिट करेगा? इंटरेस्ट को तो करेगा डेबिट और टू बी को करेगा क्रेडिट क्योंकि इंटरेस्ट किसको देगा बी को। यहाँ आ जाइए तो यहाँ पर ए को तो ये करेगा डेबिट, ए को करेगा डेबिट और इंटरेस्ट को करेगा क्रेडिट क्यों? इसको तो कर लिया डेटर्स और ये कौन बन गया? ये आपका इनकम हो गया। तो दोनों के यहाँ आप आमने-सामने एंट्री अपनी प्रैक्टिस के लिए हर समय पर कर सकते हैं। जब भी आप जब भी आप पेमेंट करेंगे तो दोनों के यहाँ पेमेंट बनाओ, तो दोनों के एंट्री यहाँ बनाओ। दोनों के यहाँ मतलब जब आप देख रहे हैं कि ए पेमेंट कर रहा है किसको बी को, तो ए क्या करेगा बी को करेगा डेबिट और टू क्या करेगा कैश इसके यहाँ से जा रहा है कैश। यही एंट्री आप इसके यहाँ करो, इसके यहाँ कैश तो आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट और टू कौन दे रहा है? टू दे रहा है ए। तो इस तरह से आप दोनों की जब कंबाइन एंट्री आमने-सामने करेंगे, तो ये चैप्टर आपका फिंगरप्रिंट्स पर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे एंट्री आपको क्लियर होगी। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे ब्याज निकालना भी आता है इसका और ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाते हैं। अमाउंट निकालना वो तो आप निकाल ही लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक होता है आपका और आगे देखते हैं। अकाउंटिंग में मेन वो चीज़ें हो गई। अब देखते हैं और क्या-क्या पूछा जा सकता है हमसे, उनको और देख लेते हैं। तो एक होता है विक्रेता संदेह खाता। तो विक्रेता जो होता है, विक्रेता मतलब बेचने वाला, वो क्या खोलता है? संदेह खाता। मतलब मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट भी खोलता है, तो आपको इसको भी याद रखना है। तो तब एंट्री क्या करोगे आप? हायर सेल्स अकाउंट डेबिट और टू मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कब होगा ये? यदि वो मेंटेनेंस का खाता भी खोल लेता है। मेंटेनेंस का क्या मतलब है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर क्या मतलब है मेंटेनेंस का, इसको भी देख लेते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब किराया विक्रेता द्वारा एक निश्चित समय अवधि तक मरम्मत की निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। ये भैया बहुत बड़े दानी बन रहे हैं, कौन? बेचने वाले। ये क्या कहते हैं कि मैं अपने माल की आपको निःशुल्क सेवा प्रदान करूँगा, इसकी मरम्मत भी मैं ही कराऊँगा। तो अब मरम्मत की जो कितना पैसा लगेगा मरम्मत में, उसकी एक अनुमानित लागत मान ली जाती है। अनुमानित लागत मान ली जाती है। और एक बात और बताऊँ, देखिए ये विक्रेता पागल नहीं होता, ये सब पैसा पहले से ही क्या करता है, विक्रय मूल्य में जोड़ लेता है। ये पहले ही अनुमान लगा लेता है कि भई मैं इसकी मरम्मत भी कराऊँगा, सर्विस भी कराऊँगा, तो सर्विस का पैसा पहले ही वो किस में जोड़ लेता है, विक्रय मूल्य में जोड़ लेता है। और इसका इसका ज्ञान किसे नहीं होता? जो बेचारा खरीदने वाला होता है, उसे ये नहीं पता कि इसने पहले से ही सर्विस को मानकर सर्विस का पैसा भी पहले जोड़ लिया। वो सोचता है ये तो बड़ा अच्छा है, सर्विस भी फ्री करा के देगा मुझे अपना जो सामान दे रहा है। तो इसके लिए ये क्या बना लेता है, एक अकाउंट बना लेता है जिसको रिपेयर रिज़र्व अकाउंट कहते हैं या फिर रिपेयर रिज़र्व अकाउंट या मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट कहते हैं, दोनों नाम से। और जब इस अकाउंट को खोलता है ये, जब ओपन करता है तो एंट्री बन जाती है हायर सेल्स अकाउंट डेबिट, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट और टू मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है? ये एंट्री ये पास कर लेता है। और जब मरम्मत होती है, तो ये क्या करता है, इस मेंटेनेंस अकाउंट को डेबिट करता है, ठीक है? और यहाँ पर इसमें पैसा रिपेयर का पैसा फॉर अमाउंट एक्चुअल रिपेयर की कॉस्ट से उसको क्या कर लेता है, जितनी भी रिपेयर हुई है एक्चुअल में, उसको ये कैश को ये क्रेडिट कर देता है, जब ये पैसा देता है। जैसे भी माना तो था इसने जो भी पैसा माना था इसमें रिपेयर का 30,000 रख लिया, लेकिन देगा क्या? अगर 10,000 दे रहा तो यहाँ 10,000 की एंट्री कर देता है, ठीक है? उसके बाद साल के लास्ट में क्या करेगा, ये जो अगर आपका ये जो थी खर्चा था, इस खर्चे को क्या करेगा, अगर इसमें कोई पैसा बच जाता है, ठीक है? अगर मरम्मत की धनराशि कम होती है, मरम्मत की धनराशि कम हुई, भई माना ये अकाउंट था, आपने इस अकाउंट में पहले से ही खर्चा मान के रख दिया कितना,
आपने मान लिया कि 1000 रुपए की रिपेयर होगी, लेकिन रियल में रिपेयर हुई कुल 400 रुपए की, तो 600 रुपए तो बच गए ना। तो ये क्या है? ये तो आपका प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास कर लेगा विक्रेता? ये करेगा मेंटेनेंस अकाउंट को तो करेगा डेबिट, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट को, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करेगा क्रेडिट। किसके अमाउंट से? इस 600 रुपए के अमाउंट से, कि ये तो इसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। मान के तो चला था 1000 का सर्विस होगी, और सर्विस हुई है 400 रुपए की बस। 600 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये रख देता है। और अगर इसका उल्टा हो गया, ऐसा हो सकता है कि इसने सोचा तो था कि सर्विस जो यहाँ पर होगी वो 1000 रुपए की होगी, और सर्विस हो गई आपकी 1300 रुपए की। तो यहाँ पर 300 रुपए का जो ये डिफरेंस है ये लॉस हो जाएगा। तो इसको क्या करेगा फिर इस लॉस को ये? इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये लॉस मानेगा, और पी एंड एल अकाउंट को कर देगा डेबिट, और आपके मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट को कर देगा ये क्रेडिट। ठीक है? तो एंट्री हार्ड नहीं है। ठीक है? एंट्री हार्ड नहीं है, बस समझना है इनको। कभी-कभी क्या होता है, ये बीमा प्रीमियम भी करा लेता है। क्या करा लेता है? जो किराया विक्रेता होता है ये अ, किराया क्रेता से क्या अनुबंध कर लेता है कि आप बीमे का पैसा भी दोगे। क्यों? ये अपनी वस्तु का बीमा करा लेता है। कौन? विक्रेता। विक्रेता क्या करता है? किराया क्रय की संपत्ति बेचने वाला अंतिम किस्त के भुगतान प्राप्त करने तक स्वामी बना रहता है। ये तो आपको पता ही है। स्वामी मतलब ओनर कौन बना रहेगा? जब तक पूरी किस्त नहीं आ जाती, जो विक्रेता है, जो आपका विक्रेता है, वही स्वामी बना रहेगा। ये तो आपको पता है। मतलब स्वामित्व जो होगा वो किराया क्रेता का ही रहेगा। कब तक? जब तक लास्ट की किस्त नहीं चली जाती है। तो अब जब जब वो इसका स्वामी है अपनी संपत्ति का पूरी किस्त तक, तो उसे ये भी तो डर रहेगा कि मेरी चीजें खराब ना हो जाए। तो इसलिए वह क्या करता? अपनी संपत्ति का, कौन? विक्रेता, बेचने वाला, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए बेची हुई संपत्ति का बीमा करा लेता है। क्या करा लेता है? उसका बीमा करा लेता है। और जो एग्रीमेंट होता है, क्रय अनुबंध होता है, वह यह शर्तें भी लिखता है कि शेष धनराशि पर आप किराया क्रय बीमा प्रीमियम को धनराशि का भुगतान प्रत्येक किस्त की धनराशि के साथ-साथ विक्रेता को करेगा, और किराया क्रेता यह शर्त स्वीकार भी कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में किराया क्रेता और विक्रेता के यहाँ किस तरह से लेके होंगे वो देखते हैं। बात समझ में आई? जो माल बेचने वाला है, वो खरीदने वाले से पहले ही कह देता है कि देखो जी, मैं करा रहा हूँ बीमा, और इस इंश्योरेंस का बीमे के पैसे आपको मुझे देने हैं। तो वो बेचारा पैसे देता है खरीदने वाला। ठीक है? तो क्या लेखे होंगे? देखिए, जब किराया क्रेता की पुस्तकों में बीमा प्रीमियम के लेखे कैसे होंगे? देखिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। किसका? जो इंस्टॉलमेंट में जो आपका प्रीमियम है इंस्टॉलमेंट है उसका। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू वेंडर अकाउंट, बेचने वाला। तो किसके यहाँ लेके कर रहे हैं हम यहाँ? हम कर रहे हैं क्रेता के यहाँ। किसकी पुस्तकों में? क्रेता की पुस्तकों में हम लेके कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट उसके लिए हानि है, डेबिट। इंश्योरेंस भी हानि है, डेबिट। और टू वेंडर, किसको दे रहा है? वेंडर को दे रहा है। ठीक है? और अगर ब्याज, तो जब इस ब्याज को क्या करेगा? इस ब्याज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तब क्या एंट्री पास करेगा? तब करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट, और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है? अब किराया विक्रेता के यहाँ पर क्या एंट्री होगी इसकी? देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को तो करेगा ये डेबिट, और कैश अकाउंट को करेगा ये क्रेडिट, क्योंकि इंश्योरेंस देता है और कैश इसके यहाँ से जाता है। ठीक है? उसके बाद अगर ये इस अकाउंट को, बीमे की धनराशि को अगर ये वसूल की जाती है, तो हायर परचेज को तो करेगा डेबिट, मतलब जिससे ले रहा है परचेजर से, और इंटरेस्ट को करेगा क्रेडिट, और इंश्योरेंस प्रीमियम को भी करेगा ये क्रेडिट। ठीक है? तो ये बीमा के क्या हो जाते हैं? ये लेखे हो जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक थी, ये आपकी त्रुटि थी। आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी कोई खास इनकी ज़रूरत नहीं है त्रुटि होने के लेखे। ठीक है? तो इस तरह के ये त्रुटि वाले लेखे हो जाएँगे, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। और अब हम देखते हैं इसके कि क्या-क्या क्वेश्चन्स हमारे यहाँ से
पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो देखिए इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? आप इनको वहाँ से देख सकते हैं। अब चेक करके देखता हूँ कि आप पर कितना समझ में आया, कितना नहीं आया है। तो देखिए किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत विक्रय में क्या हस्तांतरित होता है? स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, स्वामित्व अधिकार होता है, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ट्रांसफर होता है सेल के टाइम हायर परचेज सिस्टम में, तो ये केवल क्या होता है? अधिकार होता है। स्वामित्व नहीं होता, ओनरशिप नहीं होती, ओनरशिप तो अंतिम किस्त पर होगी। तो क्या होता है इसमें? अधिकार मिल जाता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस एसेट को, ठीक है? तो आपसे पूछा गया था हायर परचेज सिस्टम में क्या ट्रांसफर होता है, हस्तांतरित क्या होता है? तो क्या हस्तांतरित हो जाता है? अधिकार। दूसरा क्वेश्चन, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किराया क्रेता माल का स्वामी बन पाता है, जबकि कब बन पाएगा वह? जो क्रेता है, कौन? क्रेता स्वामी कब बनेगा? जब अंतिम किस्त का भुगतान हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं समझौता के समय? नहीं। तुरंत भुगतान कर देता तब या पूर्ण भुगतान कर देता तब? जब पूरा भुगतान हो जाता है, पूर्ण भुगतान हो जाता है, तब जो क्रेता होता है, वो स्वामी बनता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किराया क्रय पद्धति में ह्रास किस पर काटा जाता है? तो ह्रास किस पर काटा जाएगा? रोकड़ मूल्य पर या किराया क्रय मूल्य पर या किराया कम माइनस सुपुर्दगी के समय जो भुगतान हुआ है उस पर? तो ये रोकड़ मूल्य पर काटा जाता है, मतलब रोकड़ मूल्य मतलब कितने की आपकी संपत्ति थी, उस पर ये आपका ह्रास काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत यदि क्रेता खरीदने वाला पूर्ण भुगतान नहीं कर पाता है, तो किराया विक्रेता क्या करेगा? तो क्या करेगा किराया विक्रेता? माल पर पुनः अधिकार कर लेगा, भुगतान के लिए किराया क्रेता पर वाद करेगा या अतिरिक्त ब्याज और दंड लगा सकता है या अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकता है। तो देखिए वह अपने माल को वापस ले लेगा और उसका अधिकार उस माल पर दोबारा हो जाएगा। ओनरशिप तो उसी की थी, स्वामी तो वही था, अब अधिकारी भी वही हो जाएगा, अपना माल पुनः प्राप्त कर लेगा। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत लागत समतुल्य पर रहतियों के मूल्यांकन की गणना का क्या सूत्र होता है? तो बताइए क्या सूत्र होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट या इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू कैश प्राइस या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर वास्तविक औसत माइनस सामान्य लाभ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सही होता है आपका दूसरा, इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू कैश प्राइस, ठीक है? ये होता है किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत मूल्य की गणना करने का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन-सा मूल्य सबसे अधिक होता है? नगद मूल्य अधिक होता है या रेंट परचेज वैल्यू होगा या इंटरेस्ट होगा? ये इनमें से कोई नहीं। तो सीधी-सी बात है, जो आपका रेंट परचेज वैल्यू जो किराया किराए पर मूल्य होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपका ब्याज भी जुड़ा हुआ होता है। अगर आप नगद खरीदेंगे तो कम में मिल जाएगी, ब्याज ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे तो ब्याज भी देनी पड़ेगी, तो किराया क्रय मूल्य ज़्यादा होता है। ठीक है? किराया क्रय पद्धति में क्रेता और स्वामित्व कब प्राप्त होता है? तो कब स्वामित्व प्राप्त होगा? जब अंतिम किस्त का भुगतान हो जाता है, तब होता है। आगे है, किराया क्रय पद्धति पर बेचे गए माल की लागत को हस्तांतरित किया जाता है। तो माल की लागत को हस्तांतरित कहाँ किया जाएगा? हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में किया जाएगा। आगे है आपका, किराया क्रय लेन-देन की दशा में क्रेता की पुस्तकों में ह्रास की मूल्य लगाया जाता है। तो ह्रास किस पर लगाया जाता है? वो लगाया जाता है आपका कैश वैल्यू पर। ये रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका, किराया खरीद समझौते के तहत माल का स्वामित्व निम्न पर कब हस्तांतरित होगा? तो वो होगा आपके लास्ट पेमेंट पर। ये क्वेश्चन देखिए अलग-अलग साल में पूछे हुए भी हैं, लास्ट में दो जो रिपीट हो रहे हैं, ये अलग-अलग साल में पूछे हुए भी हैं। तो पहले तो मैंने आपके यहाँ टॉपिक में तैयार करे हैं, उसके बाद ये कहाँ से हैं? ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी लिए गए हैं ये। तो खरीद प्रणाली के तहत किराएदार को क्या हस्तांतरित किया जाता है? तो क्या किया जाता है? कब्जा। कब्जा मतलब पोसेशन, पोसेशन मतलब अधिकार मिल जाता है उस पर। और निम्नलिखित में से कौन-सा किराया खरीद का सामान्य खरीद के बीच अंतर नहीं बताता है? तो क्या अंतर नहीं बताता है?
क्वालिटी ऑफ एसेट परचेज, वो कोई डिफरेंस नहीं बताता है। तत्काल भविष्य में पूर्ण भुगतान किए बिना परिसंपत्ति को खरीदने के कार्य को भविष्य में इस प्रकार रूप में जाना जाता है। तो किस तरह से जाना जाता है इसको? हायर परचेज पर ही जाना जाता है। तत्काल भविष्य में पूर्ण भुगतान होगा। पूर्ण भुगतान किए बिना किसी संपत्ति को खरीदने के कार्य को भविष्य में, देखिए भविष्य में तो होगा आपका पूर्ण भुगतान, और उसको अभी अपना मान लिया जाता है, तो ये किस में होता है? हायर परचेज में होता है। जब कोई संपत्ति किराया खरीद प्रणाली के अधिग्रहण की जाती है, तो परिसंपत्तियों किराया क्रेता की पुस्तकों में परिसंपत्तियों के साथ उनसे अकाउंट में कैश प्राइस के साथ डेबिट किया जाता है। जब एसेट खरीदते हो आप, यदि फर्म पुनः भुगतान बंद करना चाहती है, तो परिणाम स्वरूप माल या संपत्ति उससे छीन ली जाती है। तो इस प्रकार रूप में इसे क्या जाना जाता है? भाई फर्म क्या है, पुनः भुगतान करना बंद बंद कर देती है, तो उसका परिणाम क्या होगा? जो संपत्ति थी वो वापस छीन ली जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे? कैंसिलेशन कहेंगे, फॉरफीचर कहेंगे, रिपोसेशन कहेंगे, या नन ऑफ दीज कहेंगे? तो इसको कहेंगे रिपोसेशन। उन्हें कब्जा कर लिया जाता है, अपनी चीज वापस ले ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किराया खरीद और सामान्य खरीद के बीच अंतर नहीं होगा? सामान्य खरीद मतलब जो आप सामान्य खरीदते हैं, और किराया पद्धति आपने अभी पढ़ा है। तो कौन सा नहीं होगा इसमें? तो किराया खरीद पर व्यापार छूट की पेशकश नहीं की जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, छूट मिल जाती, तो ये यहाँ पर गलत है। ये यहाँ पर गलत है आपका। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। किसी कंपनी की बैलेंस शीट पर हायर परचेज के माध्यम से खरीदी गई संपत्ति का मूल्य इस प्रकार दिखाया जाता है। किस प्रकार दिखाया जाता है? लागत में से आज तक का मूल्यह्रास घटाकर तब दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराया किराए पर खरीद के माध्यम से खरीदी गई संपत्ति पर ह्रास मूल्य इस प्रकार होना चाहिए। तो किस प्रकार होना चाहिए? केवल संपत्ति की लागत मूल्य पर ही होना चाहिए, क्योंकि हम लागत मूल्य पर ही ह्रास निकालते हैं। ब्याज की राशि खरीदार द्वारा जमा की जाती है, तो कहाँ पर जमा की जाती है? वो हायर वेंडर अकाउंट में जमा की जाती है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? ब्याज की राशि खरीदार द्वारा। ठीक है, वो तो क्या करेगा वो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करता है और टू हायर वेंडर अकाउंट क्रेडिट करता है। नेक्स्ट आपका, क्रेता की पुस्तकों में मूल्यह्रास लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? कैश प्राइस पर ही लगाया जाता है। किराया खरीद अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए ये पारित हुआ था 1972 में। ठीक है, ये भी आपको मैंने शुरू में बताया था, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, किराए खरीद प्रणाली के तहत बेचने का अधिकार किसके पास रहता है? तो बेचने पर जो अधिकार होता है वो खरीदने वाले के पर चला जाता है। हायर वेंडर जो होता है, कह रहे किराया खरीद प्रणाली के तहत बेचने का अधिकार किसके पास होता है? तो बेचने का अधिकार किराया विक्रेता के पास होता है। जैसे ए, बी हैं। बी ने अपनी चीज़ ए को बेच दी। अब ए के पास जो चीज़ है इसको ए ए किसी को नहीं बेच सकता, बी बेच सकता है। तो बी के ही पास इसका अधिकार रहता है किसी तीसरे को भी बेचने का। ठीक है? नेक्स्ट है, किराया खरीद प्रणाली के तहत अनुबंध को टर्मिनेट समाप्त किया जा सकता है। ठीक है? किराया खरीद प्रणाली के तहत वस्तु के खुदरा मूल्य को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रिटेल प्राइस, खुदरा मूल्य कहा जाता है। तो यहाँ तक मैंने कोशिश करी है कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करा दूँ, और मैंने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ काम कराया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तैयारी अपनी मस्त रखिए, ऐसे ही करते रहिए। और हाँ, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नए वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी अपनी अच्छे से करते रहिए।